सभी नाजरीन को उस्मान कुरैशी का सलाम पहुंचे। दिल्ली के एक मशहूर अदीब जनाब ख्वाजा हसन निज़ामी ने एक ज़माने में एक नारा दिया था, हर घर उर्दू, घर घर उर्दू। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने ये उसको अमली जामा भी पहनाया, लेकिन अफसोस के बाद के आने वाले लोग उस पर अमल दरामद ना हो सके। आज अहमदाबाद और पूरे हिंदुस्तान की सतह पर अगर उर्दू का जायज़ा लिया जाए तो शायद हिंदुस्तान में ये सबसे खराब पीरियड उर्दू का चल रहा है, ये कहें तो कोई मुबालगा ही ना होगी। सबब यह है कि आज अपने ही लोग अपने उर्दू के दुश्मन नज़र आते हैं। मुझे याद पड़ता है कि मैंने किसी एक प्रोफेसर साहब का इंटरव्यू लिया था, शायद नाम भी शेयर कर ही दूं। गुजरात कॉलेज और दूसरे दीगर कॉलेजों में भी उन्होंने काफ़ी कुछ उनके तलबा रहे हैं, जनाब ज़ुबैर कुरैशी साहब का, जो उर्दू के बड़े आशिकों में से हैं। तब इंटरव्यू देते वक्त उन्होंने एक शर्त रखी थी मुझसे कि भाई इंटरव्यू तभी शाये करना कि तुम 5 मोहल्लों के उर्दू में नाम चस्पियाँ कर सको, ये मेरी इंटरव्यू की कीमत होगी जो तुम्हें अदा करनी है। कई बरस बीत गए, मैं इसमें कामयाब नहीं हो सका, ये मुझे तस्लीम कर दी रही बात। चूंकि जब भी मैंने ये बात अपनी तरफ से पेश की तो उसमें सिर्फ मुझे हज़रत यानी नाकामी ही मिली। खुद मेरी अपनी बात बताऊं कि मैं जिस सोसाइटी में रहता हूं वहां पे एक बड़ा लंबा चौड़ा अपनी नाम का, जो सोसाइटी का नाम है उसका बोर्ड बन के आ चुका। तब मैंने उनसे दरखास्त की कि अगर उर्दू में मैं अपने खर्चे से नाम यहाँ पे लगाना चाहता हूँ ताकि एक अलग से शान उसकी नज़र आए। तब चेयरमैन सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हाँ, हम सोच कर बताएंगे, जिसकी अब तक इजाज़त आना बाकी है। ऐसे माहौल में उर्दू में पीएचडी करना, और वो भी एक लारी चलाने वाले और एक लारी पर जंतुनाशक दवाई बेचने वाले की लड़की ने, कि जहाँ खाने के भी कुछ फाके होते थे कुछ दिनों में, जैसा मुझे बताया गया, ऐसे हालात में उर्दू में पीएचडी करना और दौलत को ठोकर मार के सिर्फ और सिर्फ उर्दू की खिदमत के जज्बे से एक बहुत बड़ी सोच और एक अच्छे काविश का नतीजा है। डॉक्टर आयशा शेख, जिनका ताल्लुक नूर भाई धोबी की चाल गोमतीपुर से है, उनसे हमने रुदात पूछी कि भाई आपका ये मामला किस तरह से रहा और उन्होंने उर्दू में पीएचडी करने में किस तरह से कामयाब हुई और उनका क्या पैगाम है उर्दू बोलने वाले लोगों के लिए। इन सवालों पर मुश्तमिल ये इंटरव्यू आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। उम्मीद है कि आपसे इस्तिफादा करेंगे। आखिर में एक और बात बता दूं, मुझे कोई अंग्रेज मुवरिक या कोई अंग्रेज दानिश्वर की बात याद आती है। वो कहता है कि यू कैन स्पीक समबडी एल्स लैंग्वेज बट यू कैन नॉट बी क्रिएटिव इन समबडी एल्स लैंग्वेज, जिसका मानी होते कि आप किसी और कौम की जबान तो बोल सकते हैं, लेकिन अपनी बात वो जोरे बयान से नहीं पेश कर सकते जो एक मादरी जुबान में पेश कर सकते हैं। हमारे कौम मिल्लत के लोगों को चाहिए कि उर्दू की अहमियत को समझें, और खास करके जो उर्दू पढ़ने वाला तबका है और उर्दू पे जो तरक्की हासिल करने वाले उनकी हौसला अफजाई करें, ताकि और ऐसे दरख्शा सितारे कौम मिल्लत में से रोशन हो और औरों के लिए मशअल राह बने। आइए सुनते हैं जनाबा डॉक्टर आयशा शेख साहिबा से कि उनके तजुर्बा क्या है। तो जनाब, अभी आपको गुजरात के मुख्तलिफ इदारों ने और कई कौमियों और दूसरे इदारों ने भी आपको कुछ एजाज़ दिए, तो इसकी क्या वजह थी, ज़रा बताएंगे? जी, अभी 2020 में ही मेरा पीएचडी का सबमिशन हुआ है जी, और माशाल्लाह मेरी पीएचडी मुकम्मल हुई है। ठीक है। और जब ये खबर जनाब जैनुल आबिदीन अंसारी साहब को पहुंची जी, तो उन्होंने मुझे एजाज़ दिया अपनी तरफ से, और मेरे घर तक आए वो जी, मुझे उन्होंने एक सील दी और मुझे चेक भी दिया उन्होंने 5100 का। ठीक ठीक ठीक। और कोशिश की मेरी, उसके लिए मैं उनकी बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जो है ना मुख्तसर में बताएंगे कि आपकी ये पीएचडी किस मौजू पर हुई और कहाँ से की और इसके ऊपर क्या आपकी काविशें हैं, इस पर रोशनी डालिएगा। जी, मैंने पीएचडी के लिए 2015 में विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में अप्लाई किया था। ठीक है।
जहाँ मुझे एनरोलमेंट मिल गया था। ठीक। और उसके बाद फिर अलग अलग मरहलों से गुजरते हुए 2018 में मेरा उन्वान वहाँ पर रजिस्टर हुआ, जो ठीक। है 1960 के बाद उर्दू Right. अफसाना निगारी। ठीक है। और मेरे इस मौजू को मैंने तकरीबन 2.5 साल की मुद्दत में रिसर्च करके मुकम्मल किया है, और मुझे खुशी है कि मेरी थीसिस जो है वो मुकम्मल हो गई है। तो आपकी ज़िंदगी के थोड़ा ये इस पहलू पर भी रोशनी डालिएगा कि आपकी बचपन से जो तालीम हुई वो किसी और मीडियम में भी हुई कि या शुरुआत से लेकर आज तक जो आपने डॉक्टरी हासिल की ये सारी चीज़ें उर्दू में ही हुई? जी बिल्कुल, मैंने अपनी पहली जमात से लेकर अब तक की जो भी मेरी पढ़ाई, जो भी मेरा एजुकेशन रहा है, सब मैंने मुकम्मल तौर पे उर्दू मीडियम से ही हासिल की है। और 1 से लेकर 10वीं जमात तक मैंने म्यूनसिपाल्टी की, कॉरपोरेशन की स्कूल में पढ़ाई की। ठीक। उसके बाद हायर सेकेंडरी और कॉलेज मेरा FD वुमेंस कॉलेज से हुआ है। ठीक है। और फिर गुजरात यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया, ठीक। B.Ed किया, और अब विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से मेरा PhD मुकम्मल हुआ, जो मुकम्मल पूरा उर्दू ज़बान में ही रहा। तो मोहतरमा ये समझना चाहेंगे आपने यही मौजू का इंतखाब क्यों किया कि जैसे उर्दू में जो 1960 से पहले के जो अफसाना निगारी है उस पर कोई खास वजह उसकी? जी, पहली वजह तो यह है कि मैं खुद अफसाने लिखती हूँ। ओके। और कहानियों में तो सभी बच्चों की दिलचस्पी होती है। ठीक है। मुझे भी बहुत दिलचस्पी थी जी। तो पहले तो बच्चों की कहानियाँ पढ़ी, उसके बाद जैसे जैसे आगे पढ़ाई होती गई वैसे वैसे अलग अलग अफसाना निगारों को, सबसे पहले प्रेमचंद को पढ़ने का मौका मिला। ठीक है। और उनसे ही, उनकी कहानियों से ही इब्तिदा हुई, मैं कह सकती हूँ। कहानियों की तरफ जो मेरा अट्रैक्शन रहा है वो इसी वजह से हुआ है ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने खुद भी लिखना स्टार्ट किया, और समाज में मेरे आसपास इर्द गिर्द जो भी ऐसे मुझे कुछ किरदार नजर आए कि जिनकी जिंदगी कुछ हटके थी, ठीक। या फिर कुछ ऐसे सानी हैं या कुछ ऐसा वाकया उनकी जिंदगी में हुआ, तो वो मैं खुद भी लिखा करती थी। अच्छा, हाँ बोलिए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना जो सब्जेक्ट मेरा खुद का है और जिसमें मुझे दिलचस्पी है, क्यों ना मैं उसी मौजू को लेकर आगे बढ़ूं, ताकि मुझे पता चले कि उर्दू लिटरेचर में खास तौर पर क्या क्या काम हुए हैं कहानियों में, और कहानियों में किस तरह समाज का अक्स दिखाया जा रहा है, और एक राइटर समाज को किस नज़रिए से देखता है। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जो आपने कहा कि आप खुद ने भी आपने कई अफसाने लिखे होंगे, तो आप क्या फोकस करना चाहती है उस पर कुछ बताइएगा। खास तौर से हमारे माशरे में बेटियों का जो हाल रहा है और जो रोल रहा है समाज में, जी जी जी, उसकी तरफ मेरा रुझान कुछ ज़्यादा है। ठीक है। क्योंकि मैंने खुद भी देखा है कि किस तरह किन किन मरहलों से एक औरत जात गुजरती है, और उसकी रुदात सुनने वाला कौन है और कौन नहीं है, ये भी समाज में हमें देखने को मिलता है। और यही सब चीज़ों ने मुझे इंस्पायर किया। ठीक है। और कहानी की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा बढ़ा। नहीं, ये है कि आपने जो आपकी जो तख्लीक है वो किताबी शक्ल में या एसेस की शक्ल में या कोई मजमून की शक्ल में? जी, वो मेरा पूरा मुकम्मल मकाला है। 368 पेज का मेरा मकाला है जो मैंने इस उन्वान पर लिखा है। ठीक है। और इसमें मैंने जो भी अफसाना निगार अब तक हुए हैं उर्दू अदब में, 20वीं सदी के अहम अफसाना निगार और अभी हाल फिलहाल में 21वीं सदी के अहम अफसाना निगार, जी, इनकी कहानियों को पढ़कर उनका तज्जिया अपने तरीके से करके वो क्या कहना चाह रहे हैं और उनका कारी क्या समझ रहा है, और वो समाज में मैसेज पहुंचाने में किस हद तक कामयाब रहे हैं। ठीक ठीक। ये सब चीज़ें मैंने अपनी थीसिस में कोशिश की है, अपनी अदना सी कोशिश की है कि इन सब चीज़ों को मैं सामने ला सकूं, और जो भी काम अदब के जरिए हुआ है समाज को आईना दिखाने का या समाज में बदलाव लाने का, जी जी जी, वो मैंने कोशिश की है कि वो मैं आगे ला सकूं। अच्छा, आपके गाइड कौन थे जिसमें पूरे इन्होंने आपकी रहनुमाई की है पूरे सफर में? जी, मेरे गाइड हैं डॉक्टर गुलाम हुसैन अंसारी। अच्छा, उनकी कोई खुसूसियात और उनकी कोई ऐसी? बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बिल्कुल पिदराना शफकत से उन्होंने मुझे मेरे पूरे सफर में मेरा साथ दिया। ठीक है। और जब पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी मेरी, तब उन्होंने बहुत ज्यादा मुझे इंस्पायर किया कि अगर उज्जैन दूर है, क्योंकि जिस वक्त मेरा PhD में एनरोलमेंट हुआ उस वक्त ना अहमदाबाद में PhD था और ना गुजरात यूनिवर्सिटी में या और कहीं पर भी ऐसी कोई वजह, मतलब ऐसा कुछ मुझे स्कोप नहीं मिला PhD के लिए। ओके, ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे आपके पास? हाँ, और मजबूरन बाहर जाना एक लड़की जात के लिए वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था, लेकिन
मेरे पापा की बहुत कोशिश रही ठीक कि मेरा किसी भी तरह मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगे। अच्छा और उनकी कोशिशों को अल्लाह ताला ने कामयाब किया और गुलाम हुसैन सर से उनकी मुलाकात हुई। अंसारी साहब की जो बात कर रही है वो इंदौर के हैं या अहमदाबाद के हैं? जी नहीं, वो इंदौर के ही हैं। ठीक हाँ, उज्जैन के ही हैं। तो आपने जो 6 साल का वक्फा था तो ये इंदौर में ही गुजारा कि अहमदाबाद में रहकर नहीं, ये? कुछ वक्त वहाँ और कुछ वक्त यहाँ। जैसे भी मुझे गाइडेंस की जरूरत होती थी जी। तो सर मुझे बुला लिया करते थे या फिर मैं सर को कांटेक्ट कर लिया करती थी कि सर मुझे मिलना है, मैं आ सकती हूँ। पूरा दिन वो मुझे दिया करते थे और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे समझाया, जी। बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करना सिखाया कि तहकीक किस तरह की जाती है। अभी आपने काफ़ी कुछ तो लिख चुके हैं और आपने बताया कि जैसे कि औरतों के मसाइल वगैरह पे आपके एक खास मौजू रहे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी कुछ ख्वाब हजू हैं कि जो आप उर्दू की खिदमत करके वो पूरा करने चाहती हो, तो उस पर भी कुछ तवज्जो डालिएगा। बिल्कुल। सबसे पहले तो अहमदाबाद में जो उर्दू के हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ठीक है, मेरी दिली कोशिश रहेगी कि लोग उर्दू की तरफ ध्यान दें और जो सिर्फ यही नहीं कि एक ज़बान के तौर पर, लेकिन उर्दू जो है वो एक पूरा माशरा है और उर्दू बोलने वालों की तादाद भी हमारे देश में माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी उर्दू को एक सौतेली ज़बान की तरह ट्रीट किया जाता है। ठीक है। तो और दूसरी बात ये भी कि लोग ये सोचकर उर्दू ना पढ़े कि उन्हें इससे रोजी कमानी है, क्योंकि जिन राइटरों को मैंने पढ़ा है और जिन राइटरों ने उर्दू के लिए काम किया है, उनमें से कोई भी ये ख्वाब लेकर नहीं आया था कि हमें उर्दू से कमाई करनी है। अच्छा, ठीक। तो मुझे आगे रोजी का मालिक अल्लाह है, बस मुझे तो यही कोशिश करनी है कि मैं आगे उर्दू की और खिदमत। अच्छा, अहमदाबाद के मुसलमानों से और खुसूसी दूसरे लोगों से उर्दू के मुतालिक आप क्या कहेंगे कि इनका रुझान उर्दू की तरफ कैसा है? उर्दू की तरफ तो मायूस कुल रुझान है। तो आप क्या चाहती है, किस तरह से उर्दू का फ़रोग हो? मैं चाहती हूँ कि लोग अपने बच्चों को उर्दू पढ़ाएं, सिर्फ इस नीयत से नहीं कि उर्दू में आगे जाकर इनको कोई स्कोप नहीं मिलेगा, लेकिन उर्दू एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत सारी ज़बानों से कनेक्टेड है। और उर्दू पढ़ के आप आराम से, आपका बच्चा समाज में किस तरह एक बाशऊर शहरी किस तरह बन सकता है, वो भी आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं। क्योंकि ज़बान चाहे कोई भी हो, सारी ज़बानें हमें एक ही मैसेज देती है कि हमें सबसे पहले अच्छा इंसान और एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि लोग उर्दू पढ़ें और उर्दू की तरफ जो सबसे पहला इनका नजरिया है कि ये बाहर की ज़बान है, इसको बदले। अच्छा, आखिरी सवाल ये था कि कई लोगों ने कई इदारों ने आपका एजाज़ किया और कई अखबारों में भी उसकी रुदात छपी, तो ये कौन से इदारे थे जिन्होंने आपको इस तरह से जो भी एजाज़ दिया, शील्ड दिया वगैरह, तो इसकी ज़रा मुख्तसर में बताएंगे? जी, तो मैंने जैसे जिक्र किया पहले ही, जनाब ज़ैनुल आबिदीन सर ने मुझे एजाज़ दिया और एक FCS ग्रुप है जी, इस ग्रुप के मेंबरान भी मेरे घर तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे एजाज़ से नवाजा। और एक हमारे कॉर्पोरेटर हैं इकबाल शेख साहब, उन्होंने भी मुझे एजाज़ दिया और मैं इन लोगों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने तवज्जो दी कि उर्दू से एक बच्ची ने PhD किया है। जी। तो मुझे तो नहीं लगता कि मुझे उर्दू से PhD करके कहीं भी कोई नुकसान हुआ है। ठीक। ये शायद मेरी खुशकिस्मती है। बहुत शुक्रिया आपका।